बेटा आज हम अपने वीडियो पर पढ़ेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट क्या है, ये कितने भागों में डिवाइडेड है और एफ ब्लॉक एलिमेंट की प्रॉपर्टी या गुण उसके क्या होते हैं। तो सबसे पहले मुझे पता कर लेना चाहिए कि हम एफ ब्लॉक एलिमेंट किसको कहें। एक साधारण सा प्रोसीजर है, मैं आपको बताऊंगा कि एफ ब्लॉक एलिमेंट कैसे प्राप्त किया जा सकता है। अगर आपको कोई भी एलिमेंट दे देता है, उस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एफ ऑर्बिटल में प्रवेश पाता है तो फिर वो एलिमेंट जो है वो एफ ब्लॉक एलिमेंट होगा। मेरे पास कोई एलिमेंट मिला, हमने उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया और मैंने देखा कि जो उसका विभेदी इलेक्ट्रॉन है, अंतिम इलेक्ट्रॉन है, वो अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ ब्लॉक में उपकोष में एफ ब्लॉक में प्रवेश पा जाता है। हम ऐसे एलिमेंट को क्या कहेंगे? एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो मैं सबसे पहले लिखना चाहूंगा कि एफ ब्लॉक एलिमेंट होता क्या है। तो हम लिखेंगे वे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उनका अंतिम इलेक्ट्रॉन या विभेदी इलेक्ट्रॉन, अंतिम या विभेदी इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में प्रवेश पाता है, एफ ऑर्बिटल में प्रवेश पाता है। और एक बात और कि किस एफ ऑर्बिटल में प्रवेश पाता है, इस बारे में भी मुझे लिखना चाहिए। यह ऑर्बिटल जिस एफ ऑर्बिटल की मैं बात बता रहा हूं वह ऑर्बिटल जो है वो n-2 होती है। अब n-2 क्या होती है? अगर मैं कहता है NF, अगर मैं एक समय के लिए कहता है NF तो इसका मतलब होता है लास्ट सेल। अगर मैं लिखता है n-1F इसका मतलब होता है n-1F लास्ट सेल नहीं है बल्कि सेकेंड लास्ट सेल। अगर मैं n-2F बोल देता तो ये वो ऑर्बिटल है जो थर्ड लास्ट ऑर्बिटल है। थर्ड लास्ट ऑर्बिटल का मतलब सबसे बाहरी कक्षा हो गई, उसके अंदर की सेल और उसके भी अंदर की सेल हुई n-2। तो जो भी हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो n-2F उपकोष में क्या करता है? प्रवेश करता है। अर्थात मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं, लास्ट से अगर मैं चलना स्टार्ट करूं तो लास्ट से तीसरे नंबर की सेल पर प्रवेश पाता है, या जिसे ऐसा भी कहते हैं थर्ड लास्ट सेल पर प्रवेश पाता है, तीसरी लास्ट सेल पर प्रवेश पाता है। हम ऐसे एलिमेंट्स को क्या नाम देते हैं? कहते हैं एफ ब्लॉक का एलिमेंट होता है। तो मैं यहां लिखूंगा एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, सबसे पहले ब्लॉक एलिमेंट में अगर मेरे पास कोई तत्व है, मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करता हूं और उसका अंतिम या विभेदी इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में प्रवेश पा जाता है, हम ऐसे एलिमेंट्स को कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। लेकिन वो जो एफ ऑर्बिटल होना चाहिए वो थर्ड लास्ट एफ ऑर्बिटल होना चाहिए, और थर्ड लास्ट एफ ऑर्बिटल को मैं क्या बोलता हूं? n-2F ऑर्बिटल। और मैं एक चीज लिखता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ऐसे एलिमेंट्स जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है? मैं एफ ब्लॉक एलिमेंट का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूंगा। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर मैं जनरली अगर एफ ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चेक करूं तो वो किस प्रकार का होता है, तो मैं जनरली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे देता हूं। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है n-2F। F पर 0 से 14 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, कॉमा
n-1 d, और d पर या तो 0 इलेक्ट्रॉन होगा या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा। आप ऐसे भी देख सकते हो, मैंने बगल में लेंथेनाइड सीरीज के एलिमेंट्स को लिखा है। आप अगर F को चेक करोगे, F में 0 से 14 इलेक्ट्रॉन है, अब क्या सर जी 0 तो इलेक्ट्रॉन दिखाई नहीं हमको F में, तो बेटा यहां पर 5d लिखा गया है। 4f को स्थान इसलिए नहीं दिया गया है क्योंकि 4f में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 है, क्योंकि 4f में इलेक्ट्रॉन 0, मैंने उसे 4f को वहां लिखा ही नहीं। तो 0 से इलेक्ट्रॉन कहां तक होते हैं, 14 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैं n-1d पर आ जाता हूं, n-1d पर आ जाता हूं। आप देखिए यहां पर इलेक्ट्रॉन या तो 0 है d पर और या तो इलेक्ट्रॉन 1 है, इसलिए मैंने यहां लिखा है d पर 0 से 1। और एक सबसे खास बात है n-s2, अर्थात जो s उपकोष होगा उस पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमेशा कितनी रहेगी, 2। आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को भी देख सकते हो, हर एक एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में s पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है, इसलिए मैंने वहां कितना लिखा, 2। अभी मैं एक काम और कर लेता हूं। सबसे पहली बात, अगर आप इन दोनों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को मैच करने की कोशिश करें, लास्ट सेल यहां कौन सी है, n, उस हिसाब से यहां कौन सी सेल है, 6। इसके अंदर सेकेंड लास्ट 5वीं क्लास है, यहां n-1 से लिखा गया है। इसके बाद थर्ड लास्ट क्लास है 4f, और यहां n-2 से रखा गया है। और आप जब भी देखोगे लास्ट इलेक्ट्रॉन इसी 4f में आया है, अर्थात लास्ट इलेक्ट्रॉन इस कोष में ही प्रवेश पाता रहता है। और जब f कोष में प्रवेश पाता रहता है, हम ऐसे इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्स को f ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। f ब्लॉक एलिमेंट्स में से अगर चेक करूं तो f ब्लॉक एलिमेंट का एक और नाम है, इन्हें अंतः संक्रमण तत्व कहा जाता है। अब अंतः संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, क्योंकि बेटा यहां अगर मैं चेक करता हूं n-2f और n-1d, इन दोनों की एनर्जी अगर मैं चेक करूं तो लगभग सिमिलर होती है, सेम होती है लगभग। n-2f उपकोष की ऊर्जा और n-1d उपकोष की एनर्जी आपस में लगभग कैसी होती है, समान। और समान ऊर्जा होने के कारण n-2f उपकोष और n-1d उपकोष एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि n-2f और n-1d के बीच में इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर आसानी से किया जा सकता है। अभी सोचो, इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर में बाहरी कक्षा बाहरी कक्षा ने कोई भाग नहीं लिया। इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर में अंदर की ही कक्षाएं भाग लेती रही हैं, क्योंकि अंदर के ही सब सेल भाग लेते रहे हैं। हम ऐसे एलिमेंट्स को कहते हैं अंतः संक्रमण तत्व या आंतरिक संक्रमण तत्व इन्हें कहते हैं। फिर मैं दोबारा से रिपीट कर दूं, मैंने जब f ब्लॉक एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को चेक किया, मैंने इस बात को पाया कि इसके n-2f और n-1d जो एनर्जी लेवल है, इनके एनर्जी का गैप जो है वो बहुत कम है। क्योंकि एनर्जी का बहुत कम गैप है, इसलिए ये आंतरिक जो सबसेल हैं ये एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉनों का आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। एनर्जी का डिफरेंस कम तो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर आसान हो जाता है। एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा रहता है तो इलेक्ट्रॉनों को हायर एनर्जी लेवल पर या हायर एनर्जी लेवल के इलेक्ट्रॉन्स को लो एनर्जी लेवल पर पहुंचाना कठिन रहता है। लेकिन जब दोनों सेल्स को मैंने चेक किया कि इनके एनर्जी लेवल लगभग सिमिलर है, तो बेटा आसानी से इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशन हो जाता है। और जब इलेक्ट्रॉनों का आसानी से ट्रांसफर हो रहा है और उस ट्रांसफर में बाहरी सेल जो है ns, इसने कोई भी पार्ट नहीं लिया, अर्थात इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर कहां हो रहा है, इंटरनल सेलों पर। क्योंकि इंटरनल सेलों पर इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो रहा है, हम इनको अंतः संक्रमण तत्व या आंतरिक संक्रमण तत्व के नाम से भी जानते हैं। तो मैं एक बात और यहां लिखना चाहूंगा f ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए कि f ब्लॉक के तत्वों को अंतः संक्रमण तत्व या आंतरिक संक्रमण तत्व या आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहते हैं।
तत्व भी कहते हैं। तो अंतर संक्रमण तत्व इसलिए कहा क्योंकि इसकी इनर सेल्स पे ही इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो गया। इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर के लिए हमने किसी आउटर मोस्ट सेल का सहारा नहीं लिया है, अंदरूनी कक्षाओं का या अंदर वाली कक्षाओं पर ही इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो सकता है। हम इसको कहते हैं आंतरिक संक्रमण तत्व या अंतर संक्रमण तत्व। एक और है एक ब्लॉक एलिमेंट्स में अगर मैं एक और नोट को चेक करता हूं तो मुझे एक और इसकी विशेषता मिलती है कि एफ ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं ये पृथ्वी पर बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। इनको पृथ्वी पर प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, बहुत दुर्लभ है। और क्योंकि पृथ्वी पर प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है बेटा, हमने इनका एक और नाम रखा है दुर्लभ मृदा तत्व। तो मैं इस चीज को भी लिखूंगा कि दुर्लभ मृदा तत्व इसको कहते हैं। पृथ्वी पर अत्यंत अल्प मात्रा में पाए जाने के कारण, मात्रा में पाए जाने के कारण इन्हें का मतलब एफ ब्लॉक एलिमेंट को दुर्लभ मृदा तत्व भी कहते हैं। इन्हें दुर्लभ मृदा तत्व भी कहते हैं। तत्व भी कहते हैं। ये अगर मैं देखता हूं इसकी दूसरी विशेषता है। और एक चीज मैं चेक करूं कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में और मुझे क्या खासियत मिलती है, क्या विशेषता मिलती है। तो एक विशेषता और है कि जो इनका इलेक्ट्रॉन है, विभेदी इलेक्ट्रॉन है, वो n-2f उपकोष में प्रवेश पाता है। लेकिन क्योंकि मैंने डिफिनीशन को बनाते समय ये बात लिख दी है कि n-2f उपकोष में प्रवेश पाता है, मैं इसको यहां विशेषताओं में लिखने वाला नहीं, इसके लिए थर्ड नंबर। लेकिन आप ध्यान रखोगे एफ ब्लॉक एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉन होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है, वो n-2f उपकोष में प्रवेश पाता है। और एक मैं बात करूंगा कि एफ ब्लॉक एलिमेंट टोटल कितने हैं, कि आखिर हमारी सीरीज में अगर हमारे देखें पीरियोडिक टेबल में तकरीबन 118 एलिमेंट अवेलेबल हैं। उनमें से कितने एलिमेंट ऐसे हैं जिनको एफ ब्लॉक में स्थान दिया गया। तो मैं उस चीज को भी चेक करूंगा। क्या लिखूंगा? एफ ब्लॉक के तत्वों की संख्या, तत्वों की संख्या कितनी है? 28 है। 28 है एफ ब्लॉक के एलिमेंट, जिनमें से एक और चीज है कि जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट जो 28 हैं, ये एलिमेंट दो सीरीज में रखे गए हैं। एक लैंथेनाइड सीरीज में रखे गए हैं और कुछ एक्टिनाइड सीरीज में रखे गए हैं। मैं इस बात को भी लिखता हूं, ये तत्व, या ऐसे लिख सकते हैं, इनमें से 14 तत्व, इनमें से 14 तत्व लैंथेनॉइड सीरीज में, तथा शेष 14 तत्व एक्टिनॉइड सीरीज में। एक्टिनॉइड सीरीज का मतलब है श्रेणी में रखे गए हैं। मैं इस बात को दोबारा से रिपीट कर दूं, हमारे पास टोटल एफ ब्लॉक एलिमेंट कितने हैं? 28, और उन 28 एलिमेंट्स को मैंने दो सीरीज में डिवाइड किया। पहली सीरीज लैंथेनाइड सीरीज, उसमें से 14 एलिमेंट को रख दिया गया और बाकी के जो बचे 14 एलिमेंट उसको एक्टिनाइड सीरीज में रखा गया। अब मैं एक और बात को बताऊंगा कि एफ ब्लॉक एलिमेंट जो है ये आवर्त सारणी में रखे कहां हैं। तो मैं इस बात को भी यही लिखूंगा कि आखिर अगर मुझे आवर्त सारणी में एफ ब्लॉक एलिमेंट को देखना पड़े कि एफ ब्लॉक एलिमेंट कहां पर रखा है, तो मैं उस एफ ब्लॉक एलिमेंट को कहां पर देखूं, मैं इस बात को भी लिखता हूं। ये तत्व आवर्त सारणी के
नीचे रखे गए हैं, तो ये अगला नंबर हो गया कि ये जो तत्व हमें मिलते हैं ये आवर्त सारणी के नीचे रखे गए हैं। और मैं आपको एक इंफॉर्मेशन बता दूं, हमारे पास आवर्त सारणी में मात्र 7 आवर्त होते हैं। 6वें आवर्त में कुछ एलिमेंट बढ़ गए, इस बात को ध्यान रखना है आपको। हमारे यहां टोटल आवर्तों की संख्या अगर देखा जाए, टोटल पीरियड 7 है। फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अगर मैं फर्स्ट पीरियड की बात करता हूं, देयर आर 2 एलिमेंट्स इन फर्स्ट पीरियड। अगर मैं सेकेंड और थर्ड पीरियड की बात करता हूं, 8 और 8 एलिमेंट दोनों पे अवेलेबल हैं। अगर मैं इसके आगे चलता हूं और इस बात को चेक करूं कि फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट, सेकेंड और थर्ड में 8, और मैं फोर्थ और फिफ्थ को चेक करता हूं तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट है 18 और 18। 6 और 7th अगर मैं पीरियड को चेक करता हूं तो यहां पर 32 एलिमेंट है दोनों में, 32 एलिमेंट। 6th पीरियड में 32 एलिमेंट, 7th पीरियड में 32 एलिमेंट। तो क्योंकि 6 और 7 पीरियड में नंबर ऑफ एलिमेंट बहुत ज्यादा है, तो हमने 6 पीरियड से कुछ एलिमेंट्स को काट के आवर्त सारणी के नीचे रखा। तो 6 पीरियड से जिन एलिमेंट्स को काट के आवर्त सारणी के नीचे रखा, हमने उन एलिमेंट्स को नाम दिया लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व। और 7th पीरियड से जिन एलिमेंट्स को काट कर रखा गया आवर्त सारणी के बाहर, उसको एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व नाम दिया गया। मतलब मैं ये सोच सकता हूं 6वें आवर्त के तत्व लैंथेनाइड सीरीज में रखे गए और 7वें आवर्त के जो एलिमेंट रहे उसको एक्टिनाइड सीरीज में रखा गया। और इस प्रकार से 2 सीरीज तैयार की गई एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में। अब मुझे क्या करना है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की उन 2 सीरीज को पढ़ना है। मैं सबसे पहले चलूंगा कि एफ ब्लॉक के एलिमेंट उन जो दोनों सीरीजों में डिवाइडेड हैं, वो सीरीज में कौन कौन से कहां तक एलिमेंट रखे हुए हैं। तो बेटा मैं एफ ब्लॉक एलिमेंट से कुछ भाग को मिटाऊंगा, आप इसको नोट कर लें। सबसे पहले बेटा बात होगी लैंथेनाइड श्रेणी की। लैंथेनॉइड श्रेणी बड़ा आसान है बेटा। लैंथेनाइड श्रेणी आप देखो ये लैंथेनम से स्टार्ट हुई है। हालांकि आप एक चीज का विशेष ध्यान रखोगे, लैंथेनाइड श्रेणी की जो शुरुआत वो सीरियम से ल्यूटीशियम तक है, लेकिन एले एक एलिमेंट रखा गया। ये एलिमेंट क्यों रखा गया है बेटा? इस एले एलिमेंट का नाम है लैंथेनम, और लैंथेनम के बाद ये जितने भी लैंथेनाइड सीरीज के एलिमेंट हैं या जितने भी एलिमेंट हैं, ये सारे के सारे एलिमेंट लैंथेनम से गुणों में समानता प्रदर्शित करते हैं। फिर मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं। एक तो लैंथेनाइड जो सीरीज है, इसके एलिमेंट सीरियम से स्टार्ट होते हैं और ल्यूटीशियम पर आकर समाप्त हो जाते हैं। क्यों? सीरियम से स्टार्ट हुआ, ल्यूटीशियम पर समाप्त हो गया। लेकिन लैंथेनम को क्यों लिखा गया? तो बेटा लैंथेनम को लिखने के 2 रीजन है। पहला रीजन, क्योंकि लैंथेनाइड सीरीज में जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे एलिमेंट लैंथेनम के साथ गुणों में समानता प्रदर्शित करते हैं। मतलब जो गुण लगभग लैंथेनम के होते हैं वही इस सीरीज में रखे लगभग सभी एलिमेंट्स के होते हैं। क्योंकि सभी एलिमेंट लैंथेनम से गुणों में समानता रखते हैं, इस सीरीज का नाम लैंथेनाइड सीरीज रखा गया। और दूसरा, जो लैंथेनाइड सीरीज है ये लैंथेनम के बाद से स्टार्ट हुई है। लैंथेनाइड सीरीज जो भी स्टार्ट हुई वो लैंथेनम के बाद से स्टार्ट हुई, इसलिए भी इस सीरीज का नाम लैंथेनाइड सीरीज रखा गया। तो मैं इस बात को बताऊंगा कि लैंथेनाइड सीरीज इसका नाम क्यों रखा गया और ये कहां से कहां तक होती है, मैं इस बात को बताता हूं। लिखते हैं क्या? यह श्रेणी सीरियम 58 से लेकर ल्यूटीशियम 71 तक होती है। लैंथेनाइड सीरीज में पहली चीज, लैंथेनाइड सीरीज कहां से 58 से स्टार्ट होती है, 71 एटॉमिक नंबर पर समाप्त हो जाती है। दूसरी चीज, क्योंकि इस श्रेणी के सभी तत्वों, क्योंकि
इस श्रेणी के सभी तत्व लैंथेनम La से La के बाद आते हैं और लैंथेनम से गुणों में समानता भी रखते हैं। लैंथेनम से गुणों में समानता भी रखते हैं अतः इस श्रेणी को लैंथेनॉयड श्रेणी भी कहा जाता, लैंथेनॉयड श्रेणी कहा जाता है। लैंथेनॉयड श्रेणी कहा जाता है। और लैंथेनॉयड श्रेणी, सबसे पहली बात मैं दोबारा से इस बात को रिपीट कर दूं, एक तो यह श्रेणी सीरियम परमाणु क्रमांक 58 से लेकर ल्यूटीशियम परमाणु क्रमांक 71 तक जाती है। सीरियम से ल्यूटीशियम तक अगर आप एलिमेंट को गिनते हो 14 एलिमेंट आपको मिलेंगे। अब बात आती है इस सीरीज को स्टार्ट सीरियम से हुई, खत्म ल्यूटीशियम पे हुई, नाम इसका लैंथेनाइड रख दिया गया। क्यों? तो बात आती है क्योंकि ये सीरीज जब स्टार्ट हुई, इस सीरीज के सभी एलिमेंट जो है वो लैंथेनम के बाद से स्टार्ट होते हैं। सारे के सारे एलिमेंट देखो लैंथेनम के बाद से स्टार्ट हो गए, क्योंकि सीरीज के सारे एलिमेंट लैंथेनम के बाद से स्टार्ट हुए और सभी एलिमेंट के गुण लैंथेनम से मिलते भी हैं, इसलिए हमने इस सीरीज का नाम रखा लैंथेनाइड सीरीज। अब लैंथेनाइड सीरीज के विषय में और एक खासियत आती है। क्या आती है कि इस श्रेणी अर्थात लैंथेनाइड श्रेणी का अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होता है, अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f उपकोष में प्रवेश पाता है। 4f उपकोष में प्रवेश पाता है। अगर कोई हमसे इस बात को भी पूछता है कि लैंथेनाइड सीरीज का अगर एलिमेंट्स का मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूं तो हमारा विभेदी इलेक्ट्रॉन कहां प्रवेश पाएगा, तो बात आती है अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे लैंथेनाइड सीरीज के एलिमेंट्स का तो आपका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो 4f उपकोष में प्रवेश पाएगा। अब 4f उपकोष में प्रवेश पाने के अतिरिक्त मैं एक और चीज यहां नोट पर लिखूंगा। हमारे यहां दो ऐसे एलिमेंट हैं, कौन कौन से? अगर मैं पहला एलिमेंट चेक करूं अपने यहां गैडोलिनियम, गैडोलिनियम जो है ये एलिमेंट, और दूसरा एलिमेंट ल्यूटीशियम, ये दो ऐसे एलिमेंट हैं जिनमें हमारा अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश पाता है। तो मैं इस बात को यहां लिखूंगा, कौन कौन सा? GD एंड LU, गैडोलिनियम और ल्यूटीशियम का अंतिम इलेक्ट्रॉन 5D उपकोष में प्रवेश पाता है। आप इस बात को विशेष ध्यान रखोगे, 5D उपकोष में प्रवेश पाता है, ये थोड़ा सा अलग है। आप इस बात को विशेष तरह से ध्यान रखोगे कि जो GD और LU एलिमेंट हैं इनका अगर मैं अंतिम इलेक्ट्रॉन चेक करता हूं तो वो 5D उपकोष में प्रवेश पाता है। अब बताते हैं कि 5D उपकोष में प्रवेश क्यों पाता है, 4D उपकोष में प्रवेश, 4F उपकोष में प्रवेश क्यों नहीं पाता है? तो बेटा मैं बताऊं, देखो अब मैं सबसे पहले LU ल्यूटीशियम को चेक करूंगा। ल्यूटीशियम का अंतिम इलेक्ट्रॉन कायदे से कहां प्रवेश करना चाहिए? 4F में। F उपकोष तब स्टेबल होता है जब F में 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं, F में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और F में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर मैं दोबारा से रिपीट कर दूं, F उपकोष अपने आप को स्टेबल तब दिखा पाता है जब या तो F में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 हो, या तो F में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 हो, या तो F में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 हो। अब क्योंकि मैं इस ल्यूटीशियम को चेक करता हूं LU को कि इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन 5D उपकोष में क्यों प्रवेश पाता है, तो ल्यूटीशियम में देखो 4F में पहले से कितने इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है? 14। अगर 4F में पहले से 14 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं
इसका मतलब है 4f इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, टिकाऊ है। 14 एलिमेंट इलेक्ट्रॉन की वजह से इसका तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी है। क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी है, ये अपने स्थायित्व को बनाए रखने के लिए लास्ट इलेक्ट्रॉन को 5d के लिए ट्रांसफर कर देता है, वो लास्ट इलेक्ट्रॉन 5d को दे देता है और 5d पर एक इलेक्ट्रॉन हो जाता है। तो 4f, फिर मैं दोबारा से रिपीट कर दूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये कि f अपना उपकोष कब स्टेबल रख सकता है, 3 अवस्थाओं पर, जब f पर एक कोई इलेक्ट्रॉन ना हो, या f पर 7 इलेक्ट्रॉन हो, या f पर 14 इलेक्ट्रॉन हो। F0 होगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन अवेलेबल ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है। अगर F पर 7 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन हाफ फिल्ड ऑर्बिटल बनाए हैं। अगर F पर 14 इलेक्ट्रॉन है तो फुल फिल्ड ऑर्बिटल, फुल फिल्ड ऑर्बिटल। नो इलेक्ट्रॉन, हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन, फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉन, इन 3 स्टेज पर F उपकोष जो है वो स्टेबल रहता है। तो 14 इलेक्ट्रॉन थे, स्टेबल था, स्टेबिलिटी की करत ने आने वाला लास्ट इलेक्ट्रॉन 5d को ट्रांसफर कर दिया, इसलिए 5d में इलेक्ट्रॉन चला गया। मैं gd को चेक करता हूं, gd आखिर अपने इलेक्ट्रॉन को 4f में ना प्रवेश करके 5d में क्यों प्रवेश पाता है। तो gd को मैं चेक करूंगा बेटा, gd में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन f सबसेल में कितने थे, 7, अर्थात f में 7 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से f स्टेबल है। मैंने यहां बताया भी था f 7 इलेक्ट्रॉन पर भी कैसा हो जाता है, स्टेबल। अब क्योंकि f स्टेबल है, इसलिए इसने अपनी स्टेबिलिटी को लगातार बनाए रखने के लिए जो उसके पास एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आया, उस अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को उसने 5d में ट्रांसफर कर दिया, और जैसे ही 5d में ट्रांसफर किया लास्ट इलेक्ट्रॉन 5d में चला गया। इसलिए मैंने यहां लिखा कि gd और lu ऐसे एलिमेंट है जिनमें से अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टेबिलिटी बने रहने के कारण अपने इलेक्ट्रॉनों को 4f से 5d के लिए ट्रांसफर कर देता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है। मैं नेक्स्ट नंबर पर अगर आ जाऊं तो अगला नंबर मुझे लिखना होगा कि लैंथेनाइड एलिमेंट का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या रहता है। तो मैं लिखूंगा इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, या इस श्रेणी का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इस श्रेणी का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बेटा होता है 4f, मैं लिख देता हूं फिर आपको बता के मैं इसको सॉल्व करता हूं, कॉमा 5d 6s। लैंथेनाइड सीरीज के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिए गए आपको याद होगा कि 4f 5d और 6s को सम्मिलित किया गया, मैंने वो लिखा। अब अगर आप इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की पूरी सीरीज को चेक करोगे, आप देखोगे f में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर मैं चेक करता हूं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 से लेकर कहां तक है, 14 तक है। किसी में ऊपर वाले को चेक करते हैं, 0 इलेक्ट्रॉन है 4f में, इसलिए 4f ने लिखा गया। और नीचे तक आओगे तो आप देखते चलोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 6 लगातार बढ़ते हुए 14 तक गए, तो मैंने लिखा 0 से 14 इलेक्ट्रॉन 4f में हो सकते हैं। d को अगर मैं चेक करता हूं तो आप d को चेक करोगे 1 इलेक्ट्रॉन 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 और फिर लास्ट में 1, इसका मतलब है d में 0 इलेक्ट्रॉन होता है या 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो मैंने d पर 0 या 1 इलेक्ट्रॉन को लिखा। अब आप 6s को चेक करोगे, इस पर आप ऊपर से नीचे पूरी सीरीज को देख डालोगे, आपको 2 इलेक्ट्रॉन s पर मिलेंगे, इसलिए मैंने 6s पर 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिए हैं। तो ये लैंथेनाइड सीरीज का जो है वो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अभी एक और चीज लिखते हैं इसी में, लैंथेनॉइड श्रेणी में उपस्थित समस्त तत्वों को, बेटा अगर लैंथेनाइड श्रेणी में उपस्थित 14 एलिमेंट की अगर एक साथ बात कर ले तो या तो मैं काम करूं कि 14 एलिमेंट में हर एक का अलग अलग नाम लिखूं, सिंबल लिखूं,
और या फिर मैं नाम और सिंबल छोड़ के मैं पूरी लैंथेनाइड सीरीज में आने वाले तत्वों को एक शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, प्रतीक रूप में, तत्वों को प्रतीक रूप में एलएन द्वारा लिखा जाता है। अगर मैं सिंबल की लैंग्वेज पर लिखना चाहूंगा तो मैं लैंथेनाइड सीरीज में जितने भी एलिमेंट आते हैं एलएन, एलएन का मतलब है लैंथेनाइड सीरीज में उपस्थित तत्व। अगर कभी लिखा होगा एलएन, आप तुरंत एलएन से समझ जाओगे ये लैंथेनाइड सीरीज के एलिमेंट्स की बात हो रही है, कि लैंथेनाइड सीरीज में जो भी तत्व है मैं उसकी बात कर रहा हूं। आप ध्यान रखोगे लैंथेनाइड सीरीज में अवेलेबल एलिमेंट्स को एक शॉर्ट फॉर्म में हम एलएन के नाम से लिख सकते हैं। अगर बेटा ये तो हो गई इंफॉर्मेशन लैंथेनाइड सीरीज की, एक्टिनाइड सीरीज की इंफॉर्मेशन रह जाती है। तो बेटा पहले मैं लैंथेनाइड सीरीज में जितने भी एलिमेंट है मैं उनके गुणों को पढ़ लूं, उनके नेचर को पढ़ लूं। इसके बाद मैं चेक करूंगा कि एक्टिनाइड सीरीज में कौन से एलिमेंट है, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस हिसाब से होता है, इस सीरीज का नाम एक्टिनाइड सीरीज क्यों पड़ा, ये सब मैं बाद में पढ़ूंगा। तो मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा कि लैंथेनाइड सीरीज में मुझे पूरी चीजें पता हो जाए, और जैसे मैं लैंथेनाइड सीरीज में हर चीज को जान जाऊंगा मैं फिर इसके बाद स्टार्ट करूंगा कि एक्टिनाइड सीरीज क्या है। तो बेटा लैंथेनाइड सीरीज में मुझे जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जितने भी गुण पढ़ने हैं, तो मैं उसको स्टार्ट करता हूं। आप इसको नोट कर सकते हैं, मैं मिटा देता हूं। बेटा गुणों में से अगर मैं चालू करूं तो सबसे पहला गुण आता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को अगर मैं चेक करूं, मैंने 15 एलिमेंट्स को लिखा है। लैंथेनाइड एलिमेंट स्टार्ट सीरियम से होते हैं, लेकिन मैंने लैंथेनम को भी लिख रखा है। मैंने लैंथेनम को बेटा केवल इसलिए रख रखा है क्योंकि लैंथेनाइड के हर एलिमेंट के गुण लैंथेनम से मिलते हैं, अर्थात लैंथेनाइड सीरीज के एलिमेंट और लैंथेनम के गुण आपस में समान है। क्योंकि आपस में गुण समान है, मैं लैंथेनम को भी साथ में लिखे चलता हूं और लिखे चलता हूं। तो मैं चेक करता हूं इस पे लैंथेनम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बेटा इसमें 4f को सम्मिलित नहीं किया गया, अर्थात इसमें जो 4f का इलेक्ट्रॉन होगा वो कितना होगा, 0 होगा। 5d1 6s2। अब इसमें से d में इलेक्ट्रॉन 0 क्यों नहीं है, 4f में इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, ये 5d में क्यों चला गया, क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन तो 4f में प्रवेश करना चाहिए। बेटा इसलिए क्योंकि 0 जब f पर इलेक्ट्रॉन होते हैं ये f अपना स्टेबल कुछ फोर्स बनाता है। आपने लिखा इधर पे कि इलेक्ट्रॉन f में 0 होगा वो स्टेबल होगा। f अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए 0 इलेक्ट्रॉन रखता है और अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके किसको दे देता है, 5d को। नेक्स्ट में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सेम चला, लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f में गया, लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f में गया, फिर 4f में गया, फिर 4f में गया, फिर से 4f में गया, और यहां भी लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f में ही गया है। लेकिन मैं जस्ट नेक्स्ट एलिमेंट की गैडोलिनियम की बात करता हूं, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन 5d में क्यों चला गया, 5d तो 0 होना चाहिए। कायदे से मैं अगर देखूं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे समझे, 6 के बाद क्या आना चाहिए, 7, और यहां 0 रहना चाहिए। सॉरी, यहां 6 के बाद यहां 7 के बाद यहां आना चाहिए 8 और यहां होना चाहिए 0। लेकिन हुआ क्या, F अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी बनाने के लिए, स्टेबल बनाने के लिए उसने अपनी 4f उपकोष में 7 इलेक्ट्रॉनों को ही रखा, और वो जो 8th इलेक्ट्रॉन था, 8वें नंबर का इलेक्ट्रॉन था, उस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके किसको दे दिया, 5d को। इसलिए 5d पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया। इसके बाद फिर से 9, 10, 11, 12, 13, 14 चलता रहा। लेकिन जब यहां पर आना चाहिए तो मेरे हिसाब से यहां आ जाना चाहिए 15 इलेक्ट्रॉन, मैं क्या सोचता हूं, और यहां 0 फिर से बना रहना चाहिए। लेकिन आपने इस बात को पढ़ा कि F उपकोष तभी स्टेबल होता है, या इलेक्ट्रॉन 0 हो, या 7 हो, या 14 हो। तो F उपकोष अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन यहां कम कर देता है। 15 में से 14 बचे, वो जो एक इलेक्ट्रॉन कम किया उसने वो 5d को दे दिया, और d पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 1 हो गया। तो 4f अपने आप को स्टेबल करने के लिए, स्थायी बनाने के लिए 3 जगहों पर, पहली, दूसरी और तीसरी, इन 3 जगहों पर अपने इलेक्ट्रॉनों को 4f से निकालकर 5d को दे देता है। 5d को इसलिए देता है ताकि 4f अपने आप को स्टेबल बना सके। तो अगर कभी ऐसा आएगा कि अगर लैंथेनाइड सीरीज में कुछ तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अनिश्चित रूप से बदल जाते हैं, तो आप बताओगे अनिश्चित रूप से तब बदलते हैं जब 4f अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। स्टेबल करने के लिए वो अपने इलेक्ट्रॉन को निकालकर 4f से निकालते हुए 5d को ट्रांसफर कर देता है, और ऐसी सिचुएशन पर 5d पर एक इलेक्ट्रॉन
आ जाता है। तो ये बेटा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया लगभग सभी एलिमेंट का। अब मैं बात करता हूं इसके बाद नेक्स्ट नंबर पर अगर आएगा ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या का मतलब है लेंथेनम जो एलिमेंट, लेंथेनाइड जो एलिमेंट हैं, जो आपके पास इतने एलिमेंट हैं, ये ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते रहेंगे। अर्थात जब भी कंपाउंड बनाते होंगे, यौगिक का निर्माण करते होंगे, इन परमाणुओं पर कोई ना कोई आवेश आ जाता होगा। तो मुझे यह बताना है कि कौन सा आवेश आता है, +1, +2, +3, +4, किस प्रकार का आवेश आता है। तो मैं सबसे पहले एक बात यहां लिखे देता हूं, लेंथेनॉयड तत्वों की मुख्य ऑक्सीकरण अवस्था, मुख्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है, +3 होती है। अगर मैं लेंथेनाइड सीरीज के जितने भी एलिमेंट्स को चेक करूं तो मैं देखता हूं कि ये +3 स्टेज पर ज्यादा रहते हैं। अर्थात लेंथेनाइड एलिमेंट पर +3 चार्ज रहता है, जिस समय उस समय लेंथेनाइड तत्व जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। ऑक्सीकरण संख्या +3 होती है, परंतु कुछ तत्व +2 और +4 ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या, या आप ऐसा लिख सकते हैं ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, अवस्था प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता भी देता हूं कि कैसे कैसे एलिमेंट में ऑक्सीकरण संख्या को पहचाना जा सकता है। अब जैसे मैं बात करूं, मैं सीरियम एलिमेंट की बात करता हूं। सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आपने चेक किया होगा, आपके पास लिखा है 4F2 5D0 6S0। अगर मैं चेक करूं कि इसका 4F इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो स्थायी कब होगा, बेटा आपको ये बात पता है 4F इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3 स्टेज पर स्थायी होता है। मैं फिर से इस बात को रिपीट कर दूं क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट चीज है, मैं इसको लिख देता हूं। 4F पर जब 0 होता है तब 4F स्थायी है, 4F पर 7 है तब स्थायी है, और 4F पर 14 है तब स्थायी है। अब देखो एक चीज देखें, सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने लिखा, अब मैं चेक करता हूं क्या सीरियम का 4F है वो 0 वाली स्टेज पर आ सकता है, कि 7 वाली पर आ सकता है, कि 14 वाली स्टेज पर आ सकता है। आज चेक करोगे इलेक्ट्रॉन 2 हैं, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन 2 हैं 7 वाली स्टेज को प्राप्त करना भी कठिन है, और 14 वाली स्टेज को भी प्राप्त करना कैसा है, कठिन है। इसलिए जो सीरियम है इसका एलिमेंट 0 वाली स्टेज को प्राप्त करेगा। अभी सोचो 4F 0 स्टेज को प्राप्त करना है, सीरियम को कितने इलेक्ट्रॉन लूज करने होंगे। पहले अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो 6 के इलेक्ट्रॉन जाएंगे, बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा पहले, तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो 6x खाली हुआ। चलो 5d खाली है, इसके लिए इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करने पड़े, और फिर जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तब F पर 0 इलेक्ट्रॉन आएंगे और ये स्थायी होगा। अर्थात सीरियम को अपना 4F स्टेबल करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन त्यागने पड़ेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन तो सबसे पहले मैं बता दूं, पहले इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेंगे, 6s से। 2 इलेक्ट्रॉन 6s के निकलेंगे, इसके बाद 4F से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अर्थात सीरियम तब स्टेबल होगा जब सीरियम 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। अर्थात सीरियम के लिए ऑक्सीडेशन स्टेज कितनी हो गई, +4। मैंने लिख भी रखा था, ये भी कुछ एलिमेंट ऐसे भी हैं जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेज को भी क्या करते हैं, शो करते हैं। अब मैं आगे बात करता हूं, मेरे पास नेक्स्ट एक एलिमेंट है GD। अगर मैं GD का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चेक करूं, 4F7 5D1 और 6S2, 4F7 5D1
6s2। बेटा अब मुझे भी एक काम करना है, मैं जानता हूं कोई भी एलिमेंट जो है वो 4f0 पर, 4f7 पर, 4f14 पर स्टेबल होता है। अब मैं चाहता हूं हमारा जो जीडी एलिमेंट है ये भी स्टेबल हो, तो या तो ये 4f पर 0 इलेक्ट्रॉन रखे, या तो 4f पर 7, या तो 4f पर 14 इलेक्ट्रॉन रखे। अगर ये 4f पर देखो 0 रखना भी कठिन है, 7 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे इसके, केवल 14 इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे ज्यादा। अगर मैं 4f7 पर ही इसको स्टेबल रखना चाहूं तो मैं क्या करूंगा, मैं इससे कुछ इलेक्ट्रॉनों को लूज करूंगा, कितने, 2 इलेक्ट्रॉन सी एस से और 1 इलेक्ट्रॉन डी से। अर्थात मुझे 4f7 को स्टेबल बनाने के लिए मुझे ये 3 इलेक्ट्रॉन यहां से हटाने होंगे, और जब हटा देंगे हम इलेक्ट्रॉन तो जीडी पर कितना प्लस चार्ज आ जाएगा, 3। और जीडी पर जैसे फिर मैं देखो 4f7 को बनाने के लिए मैंने 2 इलेक्ट्रॉन यहां से, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से हटाना पड़ेगा, और जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन यहां से, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से हटा, 4f7 बचा, स्टेबल हो गया। अर्थात जीडी ने 3 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर अपने आप को स्टेबल बनाया, तो जीडी के लिए ऑक्सीकरण संख्या का मान कितना हो गया, +3 हो गया। तो इस हिसाब से अगर मैं चेक करता हूं तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे एलिमेंट बचते हैं जिनमें ऑक्सीकरण संख्या +2 भी आती है। कैसे +2 आती है, मेरे पास एक एलिमेंट है, मैं इसको चेक करता हूं, इट्रबियम को, YB को। अगर मैं चेक करता हूं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, 4f14, 5d0, 6s2। बेटा आप खुद जानते हो इस बात को, अगर मैं इसको स्टेबल बनाना चाहूं तो 4f पर 14 है, ये तो ठीक है, मैं बाकी इलेक्ट्रॉन को हटा दूं, तो 4f14 को केवल बनाए रखने के लिए मैं इससे अगर 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दूं तो यहां के इलेक्ट्रॉन भी क्या हो गए, खत्म। इलेक्ट्रॉन केवल कहां बचा, 4f में, लेकिन 4f में केवल इलेक्ट्रॉन बचाने के लिए मैंने 6s से 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया, इसलिए YB के लिए ऑक्सीडेशन नंबर हो गई +2। इसलिए हर एक एलिमेंट अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए वो कुछ विभिन्न संख्या में इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है, या तो इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है, या तो 3 इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है, या तो 4 इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है। इसलिए हमने इस बात को बताया कि लैंथेनाइड श्रेणी में प्रमुख तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या है +3। कुछ तत्व ऐसे भी हैं जो +2 ऑक्सीकरण संख्या को भी प्रदर्शित करते हैं, कुछ एलिमेंट ऐसे भी हैं जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेज को शो करते हैं। बेटा मैं नेक्स्ट नंबर पे चलता हूं, ऑक्सीकरण गुण को हटा देता हूं, आगे चलते हैं, नेक्स्ट टाइप के गुण को पढ़ते हैं। अगर मैं नेक्स्ट गुण को पढ़ता हूं तो नेक्स्ट गुण आता है, काफी इंपॉर्टेंट है, अपने यहां बहुत कई बार आ चुका है, लैंथेनॉयड संकुचन। लैंथेनॉयड संकुचन, संकुचन को बेटा आकुचन भी कहीं कहीं लिखा गया है। लैंथेनाइड संकुचन या आकुचन क्या है बेटा, अगर आप लैंथेनाइड सीरीज में लेफ्ट टू राइट चलना स्टार्ट करते हो तो लेफ्ट टू राइट चलने पर लैंथेनाइड तत्वों का आकार लगातार क्या होता है, घटता चला जाता है। अर्थात लैंथेनाइड तत्वों के आकार में क्या आने लगती है, कमी, और लैंथेनाइड तत्वों के आकार में कमी आने की घटना को ही कहते हैं लैंथेनाइड संकुचन या आकुचन। मैं पढ़ के सुना देता हूं कि यदि लैंथेनाइड श्रेणी में आप बाएं से दाएं चलते हैं तो तत्वों के परमाणुओं के आकार लगातार कम होते रहते हैं, घटते रहते हैं। तत्वों के परमाणुओं के आकार का लगातार घटना ही कहलाता है लैंथेनाइड संकुचन या लैंथेनाइड आकुचन कहते हैं उसको। अब लैंथेनाइड में बाएं से दाएं चलने पर परमाणुओं का आकार घटता क्यों है, मैं इस बात को चेक कर दूं। देखो अब जब बाएं से, मैंने तो ऊपर से नीचे लिखा है लेकिन ये एलिमेंट बाएं से दाएं लिखे होंगे। अभी आप चलो, अगर बाएं से दाएं चलोगे, नाभिक के चारों ओर 6 कक्षाएं, 6 6 6, अर्थात नाभिक के चारों ओर जो कक्षाएं बनी हैं उनकी संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। लेकिन नाभिक के चारों ओर जो कक्षाएं बनी है उनकी संख्या में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं। इसका मतलब है नाभिक में जो चारों ओर कक्षाएं होंगी वो समान होंगी। अगर बदलेगा तो न्यूक्लियस का चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे और नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे। देखो नाभिक के चारों 6 कक्षाएं, 6 6 6, नाभिक के चारों सभी एलिमेंट में 6 कक्षाएं हैं, लेकिन
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अगर आप चेक करोगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन तो बढ़ रहे हैं। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेगा तो नाभिकीय आवेश भी बढ़ेगा, और जब नाभिकीय आवेश बढ़ जाएगा, नाभिक का चार्ज बढ़ जाएगा, तो वो इलेक्ट्रॉनों को कहां खींचने लगेगा? अंदर की ओर। और जब इलेक्ट्रॉनों को अंदर की ओर खींचेगा तो जितना ज्यादा नाभिकीय चार्ज बढ़ेगा, परमाणु का आकार उतना ही कैसा होने लगेगा? छोटा होने लगेगा, क्योंकि न्यूक्लियस चार्ज लगातार क्या होता चला जा रहा है? बढ़ता चला जा रहा है। तो मैं इस बात को रीजन के साथ लिखूंगा। क्या लिखूंगा? लैंथेनॉयड श्रेणी में बाएं से दाएं चलने पर परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है। चलने पर तत्वों के परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है, परंतु कक्षाओं की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात कक्षाएं 6 ही बनी रहती हैं। कक्षाओं की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब कक्षाओं की संख्या में कोई चेंज ना हुआ, केवल प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले गए। क्योंकि प्रोटॉन बढ़ते चले गए, इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले गए, तो इनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स भी कैसा हो गया? ज्यादा हो गया। तो मैं इस बात को लिखूंगा, अतः नाभिकीय आवेश, नाभिकीय आकर्षण बल लिख लेते हैं, आकर्षण बल बढ़ने लगता है, बढ़ने लगता है, जिसके कारण तत्वों के परमाणुओं का आकार, तत्वों के परमाणुओं के आकार, परमाणुओं के आकार में कमी आने लगती है। आने लगती है। इस घटना को ही लैंथेनॉयड संकुचन या आकुचन कहा जाता है। लैंथेनॉयड संकुचन या आकुचन कहा जाता है। तो बेटा एक बार मैं दोबारा से इस बात को रिपीट कर दूं, क्योंकि मैंने जब भी लैंथेनॉयड सीरीज को, पूरी सीरीज को देखा, नाभिक के चारों ओर केवल 6 कक्षाएं बनी है। नाभिक के चारों ओर कक्षाएं तो केवल 6 ही बनी रहती हैं, परंतु उनमें इलेक्ट्रॉन लगातार बढ़ते चले जाते हैं। 57, 58, 59, 60, 61, 62 लगातार इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बढ़ेगा तो उनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स भी बढ़ेगा। अगर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो दोनों एक दूसरे के कहां आना चाहेंगे? समीप। तो प्रोटॉन यहाँ, इलेक्ट्रॉन वहां समीप आना चाहते हैं, तो ये कहां की ओर भगेगा? इलेक्ट्रॉन अंदर की ओर भगेगा। और जब अंदर की ओर भगेगा तो क्लासेस को कैसा करता चला जाएगा? कम करता चला जाएगा। और जैसे क्लासेस छोटी होती चली जाएंगी, क्लासेस छोटी होती चली जाएंगी, हम कहेंगे परमाणु के आकार में क्या आती चली जा रही है? कमी आती चली जा रही है। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन उतना ही अट्रैक्शन फोर्स। इसमें से 71 इलेक्ट्रॉन, 71 प्रोटॉन, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा। और जब बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स तो परमाणुओं का आकार बिल्कुल छोटा। 57 इलेक्ट्रॉन, 57 प्रोटॉन, आकर्षण बल कम और परमाणु का आकार अपेक्षाकृत थोड़ा सा बड़ा। तो मैं जैसे लेफ्ट टू राइट चलता हूं
लगातार परमाणुओं के आकार में कमी आती रहती है, क्योंकि परमाणुओं के आकार में लगातार कमी आती रहती है। मैं इस बात को कह सकता हूं कि बाएं से दाएं चलने पर लैंथेनाइड सीरीज में परमाणुओं के आकार में लगातार कमी आ रही है, और इस कमी को ही लैंथेनाइड संकुचन या लैंथेनाइड आकुचन कहा जाता है। बेटा इसके अलावा भी लैंथेनाइड सीरीज में बहुत सारे ऐसे गुण हैं जिन्हें अभी हमें पढ़ना है। तो आप लैंथेनाइड सीरीज के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझ गए, आकार में परिवर्तन को समझ गए। ये लैंथेनाइड संकुचन या आकुचन बहुत अधिक पूछा जाता है हमारे बोर्ड एग्जाम वगैरह पर। और बाकी भी गुण है, अनुचुंबकत्व का गुण है, प्रतिचुंबकीय गुण है, कलर आयन है, ना जाने कितने ऐसे गुण हैं जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बेसिस पर ही हम लोग पढ़ेंगे कि किस एलिमेंट के आयन को कौन सा कलर कंपाउंड बना सकता है, या चुंबकीय गुण उसमें क्या है। इन सभी गुणों को पढ़ने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। धन्यवाद।